नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके विज्ञान विषय के अंदर 7वीं क्लास का जो विज्ञान विषय इसके पहले पार्ट की बातचीत कर रहे थे और इसके संदर्भ में अपनी 2 क्लास हो चुकी है जो कि लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में दी गई है और आज इसके संदर्भ में तीसरी क्लास होगी और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना पार्ट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको अभ्यास प्रश्न करवाए जाएंगे और अभ्यास प्रश्न के बाद में इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट लेने के बाद अपन दूसरे पार्ट की शुरुआत करेंगे। देखो, आपकी रेगुलर क्लास नहीं हो पाती, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बहुत बिजी रहता है। स्कूल में पढ़ाना, स्कूल के बाद में वापस घर पे आके ट्यूशन, ट्यूशन के बाद में कोचिंग, कोचिंग के बाद में फिर खुद को पढ़ना और खुद के बाद में क्लासें ऑनलाइन लेना भी, तो उसमें भी और भी बहुत सारी क्लासें हैं मेरी। वो क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली क्लासें हैं, तो ऐसे करके बहुत शेड्यूल बिजी रहता है, तो मैं 1-2 दिन लगेगा मुझे पूरा शेड्यूल सेट करने में। तो फिर अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पर डे क्लास हो जाएगी, भले 20 मिनट की हो भले 25 मिनट की हो। ठीक है ना? तो चलो अपन शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे तो आप लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपने को मृत जीवी से आगे पढ़ना था, है ना? और अगर आपको कोई चीज़ें मतलब याद नहीं रह रही, आप भूल रहे हो, तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हो। यानी ये एक सुविधा रहती है भाई, क्लास में एक बार पढ़ा दिया तो मतलब पढ़ा दिया। अब यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वापस पार्ट का रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो। ठीक है ना? तो कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। अब अपने को मृत जीवी पादप से वापस आगे देखना था कि मृत जीवी क्या होते हैं। ठीक है, हाँ जी। आपने बाजार में सत्रक यानी मशरूम दिखते होगे, देखा होगा। अब सत्रक का मतलब होता है मशरूम। अब जो शहर वाले हैं तो वो तो मशरूम से ही समझेंगे, अगर गांव वाले हैं तो गांव वालों, तुम लोगों ने खूंगी देखी कि नहीं देखी? खूंगी जो उगती है अपने बारिश के मौसम के अंदर उगती है। ठीक है ना? खूंगी बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7 के अंदर अपन देखेंगे आगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर साते के समान संरचना के गुस्से भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु उन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बूझो जानना चाहता है कि जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। आप इनमें प्रणालियों के समान मुख्य नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। देखो, क्लोरोफिल जिसमें उपस्थित होगा वो तो हरा होगा ना। ठीक है, अनुपस्थित होता है। अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं करते। तो ये भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बनाते, किससे बनाते हैं? देखो, ये इस तरीके की होती है वो खूंगी जो मिल्कियत मिलती है ना मार्केट के अंदर। ठीक है, क्रियाकलाप देख लेते हैं पहले। ब्रेड या डबल रोटी का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दिया जाए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये संरचना सफ़ेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती है। किसी अवार्ध लेंस या सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। आपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई देगी। देखो, आप ये सीधा ये कह रहा है कि अपने जैसे अपन गोली मारो इसको, ये जो दिया है डबल रोटी वाला उदाहरण, आपके घर पे गेहूं की रोटी तो बनती है ना हमेशा। उस गेहूं की रोटी में जो आप जिस कटोरदान के अंदर उस रोटी को रखते हो, उस रोटी को आप है ना 4-5 दिन तक रख दीजिए। एक रोटी लीजिए, कटोरदान जो एक्स्ट्रा पड़ा हो उसके अंदर वो रोटी डाल के 4-5 दिन तक रख दीजिए और बाद में आप देखोगे तो उसके ऊपर या तो व्हाइट या फिर हरे भूरे या फिर हल्के भूरे रंग की एक हरी हरी सी कवक यानी फफूंद जैसी फफूंद आ जाती है, जिसको अपन कहते हैं कवक या फंजाई कहते हैं। ठीक है ना? ये जीव क्या कहलाते हैं? कवक या फंजाई कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी पोषण प्रणाली, पोषण विधि भिन्न प्रकार की है होती है। ये मृत विघटनकारी सड़ने वाली वस्तु और जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और जिससे विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, जो चीज सड़ गई है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, कुछ पाचक रस छोड़ते हैं और उससे उनको वापस भोजन मिलता है। जैसे देखो, यहाँ इसके ऊपर ये हरी हरी सी कवक जम गई है या इस तरीके की फफूंद, और या फिर बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में आपके छत के ऊपर हरी हरी कवक लग जाती है, तो उसको कवक या फिर फंजाई बोला जाता है। तत्पश्चात इसे विलीन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। यानी ऐसे जीव जो
मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, या फिर मरे हुए जीवों से अपने भोजन प्रणाली को संचालित करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका गिद्ध हो गया, ठीक है ना, तो गिद्ध भी एक प्रकार का मृतजीवी जीव है। ठीक है ना, ओके, मैंने ये आपको घट प्रणिपादप बताया था। ठीक है, मृतजीवी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कवक फंजाई अचार चमड़े कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं, और ये कवक जो है वो अचार के ऊपर आ जाती है, चमड़े के ऊपर आ जाती है, कपड़े के ऊपर भी कई बार सही ढंग से नहीं संभाल आ जाती है। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, और इनके उगने के लिए क्या जरूरी है, नम और उष्ण, थोड़ी बहुत नमी और थोड़ी बहुत गर्मी। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। देखो, और ये कवक सबसे ज्यादा तभी उगेंगे जब सबसे ज्यादा बारिश होगी, और इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं पर कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में परिचर्चा कीजिए। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि इसके ऊपर कवक क्यों लगता है, या फिर आप उन्हें बता सकते हो कि ये जो हरी हरी सी इसके ऊपर लगती है रोटी के ऊपर, या फिर सब्जी पड़ी रहने के बाद में सब्जी के ऊपर जो हरी हरी चीज लगती है, जो जीव या सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, उन्हें कवक या फंजाई कहते हैं हमारी विज्ञान विषय के अंदर। ठीक है, आगे देखो, पहले को याद है कि उसके सुंदर जूते जिसे वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। देखो, कोई भी जीव होता है उसको पैदा होने के लिए अनुकूल स्थिति की जरूरत होती है। ठीक है ना, अनुकूल स्थिति की जरूरत का मतलब ये हुआ है कि उसके जीने योग्य उसको तत्व मिल जाते हैं। जैसे कवक है तो कवक के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति क्या है, बारिश, क्योंकि बारिश में उसको जीने योग्य परिस्थिति मिल जाती है। आगे देखो, बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक के द्वारा नष्ट हो गई। वह जानना चाहता है कि कवक क्या रोग का भी कारक होते हैं। बिल्कुल, पहली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। आगे देखो, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व तो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है ना, कुछ जीव आपस में क्या करते हैं, अपने तत्वों को बांटते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। अब कुछ कवक ऐसे होते हैं जो वृक्षों की जड़ों में लगे रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। ये तो आप चीजें देखी हो, कई बार अपन पेड़ पौधों को देखते हैं तो पेड़ पौधों भी ऐसी हरी हरी कवक जमी हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, बदले में उन्हें जल पोषक एवं अवशोषण की सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इसे संबंध का विशेष महत्व है। उसके बाद में लाइकाइन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इसमें एक शैवाल होता है और दूसरा होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास प्रदान करता है और जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य कवक को देता है। तो ये दोनों स्थिति होगी। ठीक है ना, परपोषी और स्वपोषी वाली स्थिति इसके अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो, मृदा में पोषण की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसानों को अपने खेत में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद एवं उर्वरक डालते देखा होगा। क्या चीज, खाद और उर्वरक। अपने लिए जिस तरीके से भोजन इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार मिट्टी के लिए खाद और उर्वरक इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि वह इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, अब देखो उर्वरक में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, जैसे पादप में पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और यही मात्रा बढ़ाने के लिए वो इसके अंदर खाद डालते हैं। ठीक है, इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यदि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में होती है परंतु पादप उसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ है, क्योंकि वो पत्ती के माध्यम से तो नाइट्रोजन ले नहीं सकते, उनको जड़ों के माध्यम से चाहिए। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ से करते हैं, पत्ती के माध्यम से करते हैं, यानी पेड़ की जो पत्तियां होती है वहां से करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो नाइट्रोजन नहीं लेते, नाइट्रोजन उनको लेनी पड़ती है पोषक तत्वों के साथ में, और पोषक तत्व जो उसको मिलते हैं वो मिलते हैं जड़ों से।
तो पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में अवशोषित करते हैं। देखो विलेय के रूप में अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो कि राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, स्कैम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों पर रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादप से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम पादप जो है वो राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसलें उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणालियों में अपनाते हैं, जैसे परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहरहित किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट बक्सी आंशिक विषमपोषी है? यस, आंशिक विषमपोषी। आगे देखो शब्द आ गए हैं, ठीक है। तो प्रमुख शब्द है, इनके मैं अर्थ बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। देखो स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी का मतलब वो होता है कि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल पेड़ पौधे के अंदर पाई जाने वाला जो हरा पत्तियां होती है, पत्तियां जो हरी होती है, उसके पीछे कारण होता है कि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। विषमपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रह के बनाते हैं, वो होता है विषमपोषी, ठीक है ना। पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं करते। उसके बाद में परपोषी, यानी वे जो अपना भोजन दूसरों के ऊपर निर्भर रह के बनाते हैं, वो होगा परमपोषी। और विषमपोषी एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में कीट बक्सी पादप, यानी वे जीव जो अपना भोजन कीड़े मकोड़ों कीटों से प्राप्त करते हैं या उनका भक्षण करके प्राप्त करते हैं, उन्हें कीट बक्सी पादप कहा जाता है। पोषक, यानी भोजन के अंदर जो पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है उसको पोषक कहा जाता है। परजीवी, परपोषी, विषमपोषी और परजीवी, यानी वे जीव जो दूसरों के ऊपर निर्भर रह के अपना भोजन बनाते हैं, वो परजीवी हो गया। और उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधों में भोजन बनाने की जो विधि होती है उसको अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मृत जीवी, ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों को खा करके अपना भोजन बनाते हैं, वो मृत जीवी कहलाते हैं। रंध्र, पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे रंध्र कहा जाता है। सहजीवी संबंध, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आपस में संबंध स्थापित करके भोजन प्रक्रिया को स्थापित करते हैं, उसको कहते हैं सहजीवी संबंध। और जो हरे हरे रंग की कवक या फफूंद जो होती है, उसको हरे रंग की फंजाई जो लग जाती है उसको कवक कहा जाता है, जो कि सर्दियों सॉरी बारिश के मौसम में सबसे अधिक लगती है। अब आपने क्या सीखा, ये बिंदु है। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए करते हैं, ठीक है। और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ओके। और हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है, ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों में उत्तरजीविता के लिए होता है। पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैसे पदार्थों से प्राप्त करता है, ये वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य जीव जो अपने भोजन हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो ये जो आपने क्या सीखा वाले जो बिंदु है ना, इसके अंदर आपके अभ्यास प्रश्न काफी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है वो मैं आपको बताऊं, तो मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ रेड, ठीक है। पहले प्रश्न का आंसर ये रहा, जो आपका पहला प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या पहले का आंसर है ये, कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए करते हैं तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए वो भोजन करते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करो। देखो परजीवी क्या होता है, तो आप भी बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखेंगे, राइटिंग जमा करके आप इन प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। परजीवी क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है वे आप ऐसे लिखोगे पर ओके,
परजीवी। ठीक है ना। फिर आगे आंसर आप जो भी आपका पेन होता है उसे, वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रह के, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रह करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे परजीवी कहा जाता है। और मृतजीवी के अंदर वे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में आप पत्ती में मंड स्टोर्स की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो हम पत्ती के अंदर मंड स्टोर्स उपस्थिति का परीक्षण करते समय आयोडीन, ऐसे लिखोगे, आयोडीन, नमक, या सॉरी आयोडीन विलय की बूंदे डालकर करेंगे। आयोडीन विलयन की बूंदें डालकर। ठीक है ना। अरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, वो आपके चित्र था ना पेड़ पौधे वाले, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, या पत्तियों के माध्यम से, और कहाँ से वो गैस लेते हैं, कहाँ से उनके अंदर जड़ें जाती है, ये वाली स्थिति, ये सारी, इसका ये चित्र बना करके बढ़िया अच्छी तरीके से आप समझा के लिख देना। ठीक है। और वो मंड स्टॉर्च जो था ना, तो उसके अंदर जैसे ये हरी पत्ती है, हरी पत्ती के ऊपर अपन नमक डालेंगे ना, नमक का घोल, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आएगा, उसको ही बोलते हैं मंड स्टोर्स। ठीक है ना। तो आपकी तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, उसके चौथा भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप के भोजन के स्रोत कौन से हैं। तो भोजन के स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले भोजन के किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप, देखो स्रोत में कौन कौन से हो गए, कि मूलभूत स्रोत कौन से जिससे पादप को भोजन मिलता है। तो यहाँ आपकी पत्ती हो गई, तना हो गया, ठीक है, और पेड़ पौधों की पत्ती हो गई, तना हो गया, जड़ें हो गई। फिर आप इनके अंदर लिख सकते हो पत्तियों के माध्यम से वो लेता है हवा, यानी हवा के अंदर क्या लेता है, CO2 लेता है। तने के माध्यम से ये सारी खाद्य पदार्थ का लेते हैं। और जड़ के अंदर से क्या मिलता है, इसको पानी मिलता है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से। अब आगे देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? हरे पादप अपना भोजन स्वयं बना जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण प्रकाश संश्लेषण के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पेड़ पौधों के अंदर तो वही पाया जाता है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और कार्बन CO2 लेते हैं और O2 देते हैं, सॉरी, CO2 लेते हैं तथा O2 का उत्पादन करते हैं, O2। निम्नलिखित कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। देखो, पहला क्या है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है? तो अमरबेल है। एक पादप जिसे स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रणालियां पाई जाती है। ऐसा पादप जिसके अंदर स्वपोषी और विषमपोषी, ये लाइकेन है, लाई, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनियम होता है, वे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पत्तियों के वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पत्तियों के अंदर ही पाया जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में छेद जो पाए जाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों के छिद्र, छिद्र। ठीक है। सही उत्तर पर राइट क्वेश्चन है। अमरबेल का उदाहरण है। अमरबेल कैसा है? अमरबेल जो है वो परजीवी है। कीट को पकड़कर अपना भोजन बनाने या वाले पादप का नाम क्या है? घटपर्णी। ठीक है। उसके बाद में कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो देखो, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पत्ती के अंदर पाया जाता है। अमरबेल, अमरबेल क्या है? अमरबेल एक प्रकार का परजीवी है। ठीक है। उसके बाद में कीट भक्षी कौन है? घटपर्णी कीट भक्षी। उसके बाद में नाइट्रोजन किसके लिए जरूरी है?
जंतु जो होते हैं वो पर पोषित होते हैं, और नाइट्रोजन है वो जीवाणुओं में पाई जाती है, जीवाणुओं में इम्पोर्टेड होती है। उसके बाद में निम्नलिखित कथनों को सत्य व असत्य का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नहीं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होती है, तो ये गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बना संश्लेषित करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं, नहीं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, नहीं। हाँ, प्रोटीन नहीं है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, यस। और सही विकल्प सुनिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो रंध्र से ली जाती है। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो क्या है, वो है आपकी पत्तियां। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, आगे अपन दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसमें प्राणियों में पोषण। ठीक है, आपकी कई सारी किताबें जिसके अंदर ऐसे अध्याय है ही नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को ही देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अध्याय पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे, उससे पहले इस पार्ट का टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट लेने से पहले मैं आपको कुछ चित्र बताऊंगा जो इसके अंदर अपने आए थे ना, राइजोबियम क्या होता है या फिर परपोषी जीव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों वाले जो प्रश्न जो आपके आए हैं, मुख्य मुख्य शब्द आए, तो उनके चित्र बताऊंगा, और चित्र बता करके मैं आपके टेस्ट की शुरुआत करूंगा। ठीक है ना, तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखिए, देख के अपने जितने भी फ्रेंड है उनको शेयर कीजिएगा, और कौन सी बातें आपको अच्छी लग रही है या कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और टेस्ट के लिए तैयार रहना, नकल नहीं करनी है, इलिया शानदार तरीके से टेस्ट देना है। ठीक है ना।